फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को, उसके सॉल्यूशन हम लोग करेंगे और जितने भी कंसेप्ट्स की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी हम लोग एक एक करके देखेंगे, जिससे कि हमें सारे के सारे डाउट क्लियर हो सकें। देखिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने कई वीडियोज़ बनाई है और उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है, आपको मिल जाएगी। तो इन क्वेश्चंस की मदद से क्या होगा कि जो डाउट आपके रह गए होंगे ना, तो वो डाउट भी इजीली इस चैप्टर को लेके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो ये है 3.1 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं और हमें ये देखना है कि मोशन के दौरान हम लोग इन एग्जांपल्स में से किसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग जब मोशन को पढ़ते हैं तो जो बॉडी मोशन कर रही है उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर पहला जो है वो ये कह रहा है कि ये रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन द टू स्टेशंस। ठीक है, यानी कि एक ट्रेन है जो कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जा रही है विदाउट एनी जर्क्स, यानी कि बिना हिले डुले। तो हमें ये बताना है क्या हम लोग इस ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। देखिए, जब एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का जो डिस्टेंस हो सकता है वो 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 20 किलोमीटर भी हो सकता है, 50 किलोमीटर भी हो सकता है। उसके मुकाबले अगर आप लोग ट्रेन का साइज देखोगे तो वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.8 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन होती है। ठीक है, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है, बाकी कुछ छोटी भी हो सकती है उससे। तो उसके मुकाबले 50 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग मोशन के दौरान इस ट्रेन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इसी का जो बी पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि ए मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। यानी कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसके ऊपर एक आदमी है जो कि साइकिल चला रहा है और उसी के ऊपर एक बंदर भी बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस बंदर को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं या नहीं। देखिए, ये जो बंदर है ये इसके ऊपर बैठा हुआ है और वो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है साथ ही साथ। तो ये जो सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है, ये सर्कुलर पाथ जो है बंदर के साइज के हिसाब से काफ़ी बड़ा है और बंदर का साइज काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो यानी कि एक बार मोशन करने के दौरान हम लोग इस बंदर को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। अब इसी का जो सी पार्ट है वो कुछ इस तरह दे रखा है, इसको ध्यान से देखिएगा कि स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। देखिए, एक बॉल है क्रिकेट की जो कि मान लीजिए किसी बॉलर ने फेंकी है। ठीक है, और वो स्पिन कर रही है। ठीक है, स्पिन करती है और जो है शार्पली जाकर के टकराती है ग्राउंड से, स्पिन करते हुए ही टकराती है। ठीक है, तो क्या हम लोग इस बॉल को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा क्या है, सोचने लायक क्वेश्चन है। इसमें जो बॉल है वो एग्जैक्टली एक टाइम पे एक जगह पे नहीं है। जब ये बॉल स्पिन कर रही है, एक तो ये मोशन कर रही है, सीधा जा रही है। ठीक है, जाते हुए मतलब सीधा का सीधा लीनियर मोशन भी कर रही है, साथ के साथ ये स्पिन कर रही है। स्पिन करने का मतलब है ये एक बार में जब ये एक रिवोल्यूशन कर लेती है, एक बार घूम लेती है। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट मोशन होगा ना वो ज्यादा होगा। ठीक है, और जो डिस्टेंस ये कवर करेगी ये बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये जो बॉल है इसका मोशन स्मूथ नहीं है, मतलब सिर्फ एक लीनियर मोशन नहीं है, इसमें दो मोशन इन्वॉल्व हैं। पहला लीनियर, दूसरा आपका सर्कुलर। ठीक है, स्पिन जो हो रही है ना ये, तो उसकी वजह से क्या है, जो डिस्टेंस ये तय करेगी ये उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। एक स्मूथ बॉल जो सीधे सीधे चल के आएगी वो मान लीजिए कितना डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन एक जो स्पिन करती हुई बॉल आ रही है उसके और इसके दोनों के डिस्टेंस में फर्क आ जाता है। इसके लिए डिस्टेंस थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब स्मूथ मोशन ना करने की वजह से हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते। बात करते हैं अगले की, यानी कि डी पार्ट की। वो होगा एक टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल। अब देखिए, ये टम्बलिंग ब्रेकर जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अगर मैं इनको कुछ इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखूंगा तो क्या होगा, जमीन से इसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त ये कुछ इस तरीके से है तो जमीन से इसका डिस्टेंस कम है, तो इस वक्त इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर हम लोग नहीं कर सकते। हो सकता है कि इसका जो पार्ट है वो पहले पहुंच जाए और ये वाला जो दूसरा वाला पार्ट है अगला वाला वो बाद में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये एक साथ तो नहीं पहुंचा, तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी कि 3.2 की, जो कि कुछ इस तरीके से दे रखा है
कि द पोजीशन टाइम ग्राफ्स फॉर द टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। देखिए, एक ग्राफ हमारे सामने कुछ इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पर ये जो ओ है वो स्कूल है, ठीक है। ये जो पी है ये ए का घर है और ये जो क्यू है ये बी का घर है, ठीक है। दो बच्चे हैं जो कि अपने स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और उनका जो पूरा ग्राफ बना हुआ है, यानी कि उनके पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब इस ग्राफ को देखते हुए हमें करेक्ट एंट्रीज जो है वो चुननी है, जो कि यहाँ पर ऑप्शंस के रूप में दी हुई है। देखिए, इसका जो पहला ए पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है, दे रखा है कि जो ए है वो स्कूल के ज़्यादा पास रहता है बी से, या फिर जो बी है वो स्कूल के ज़्यादा पास रहता है ए से, हमें बताना है। तो देखिए, इस ग्राफ के अंदर देख करके आप लोग इजीली बता सकते हो, अगर ओ से जो है ए और बी दोनों साथ में चलते हैं तो जो ए है उसको कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा और जो बी है उसको ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। इसलिए ऑब्वियसली जो ए है वो ज़्यादा पास रहता है स्कूल के बजाय के बी के, यानी कि जो बी है वो ज़्यादा दूर रहता है और जो ए है वो कम दूर रहता है, यानी कि ज़्यादा पास रहता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो बी पार्ट है वो ये कहता है कि जो ए है उसने चलना जल्दी शुरू किया बी से, या फिर जो बी है उसने जल्दी चलना शुरू किया ए से। इस ग्राफ को देख के बताना है। देखिए, ए जब यहां से चला तो उसके लिए टाइम की वैल्यू 0 थी, लेकिन बी जब टाइम मतलब यहां से चला तो उसके लिए टाइम की वैल्यू कुछ रही होगी। इसका मतलब पहले कौन चला? ए ही चला ना। तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि जो ए है उसने पहले चलना शुरू किया बी से। तो ये सही स्टेटमेंट होगा, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। अब देखिए, इसका जो सी पार्ट है वो ये पूछ रहा है कि ए वॉक्स फास्टर देन बी या फिर बी वॉक्स फास्टर देन ए, यानी कि ए जल्दी चलता है, फास्ट चलता है, या फिर बी चलता है, ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर इस ग्राफ के अंदर है कि जब ए ने यहां से चलना शुरू किया तो यहां पे टाइम 0 था और यहां आते आते यहां तक ये पहुंचा तो टाइम की वैल्यू ये रही होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। बी ने जब शुरू किया चलना तो टाइम कुछ ये था, ठीक है। इसका स्लोप सीधे जा रहा है और यहां से यहां तक आप लोग उसको जोड़ोगे तो टाइम की वैल्यू उसके लिए ये होगी, ठीक है। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो बी है उसका स्लोप जो है वो ए से थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो मतलब उसने इतने कम टाइम में इतना लंबा स्लोप जो है वो तय कर लिया, जबकि ये जो ए है इसने काफी टाइम लगाया, ठीक है, चलने के अंदर। इसका मतलब बी जो है वो ए से ज्यादा फास्ट चलता है। तो हम लोग लिख सकते हैं बी वॉक्स फास्टर देन ए। अब देखिए, इसका जो अगला पार्ट है यानी कि डी पार्ट है वो ये कह रहा है कि ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम, यानी कि दोनों ए और बी सेम टाइम पे घर पहुंचे या डिफरेंट टाइम पे घर पहुंचे। तो देखिए, पोजीशन देख करके आप लोग बता सकते हो कि सेम टाइम पे मतलब मतलब ए जो है वो पी पे पहुंच चुका है और जो आपका बी है वो पहुंच चुका है क्यू पे सेम टाइम के ऊपर। भले ही दोनों के चलने की स्पीड अलग अलग रही हो, दोनों अलग अलग टाइम पे निकले हों, लेकिन ग्राफ के हिसाब से दोनों के दोनों एक ही टाइम पे घर पहुंच गए। और इसका जो आखिरी पार्ट है यानी कि ई पार्ट है वो ये पूछ रहा है कि ए ओवरटेक्स बी ऑन द रोड वंस और ट्वाइस, या फिर बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस, यानी कि जो क्या ए ने बी को ओवरटेक किया या बी ने ए को ओवरटेक किया, एक बार किया या 2 बार किया। तो देखिए, हमें ये बात मालूम है कि जो ए है वो टाइम 0 पे चला था और जो बी है वो कब चला, थोड़ा टाइम निकलने के बाद चला, लेकिन उसके बाद भी जो बी है वो ए के बराबर टाइम पे ही घर पहुंच गया। इसका मतलब यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर बी ने ए को ओवरटेक किया एक बार, कम से कम एक बार, ठीक है। तभी तो वो दोनों सेम टाइम पे घर पहुंचे। तो इसका मतलब आप लोग लिखोगे बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि कुछ इस तरीके से है कि ए वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, walks with a speed of 5 km/h on a straight road up to her office 2.5 km away, stays at the office up to 5 PM and returns home by an auto with a speed of 25 km/h. Choose suitable scales and plot the xt यानी कि पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ हर मोशन। कहने का मतलब है कि एक औरत है यानी कि एक लेडी है जो कि अपने घर से शुरू करती है, चलना शुरू करती है 9 बजे, सुबह 9 बजे अपने ऑफिस की तरफ जाती है एक स्पीड से। उस समय इसकी जो स्पीड होगी वो होगी वेलोसिटी 5 km/h की, ठीक है। वो बिल्कुल सीधी लाइन में चलती है,
ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं कि उसके घर से उसके ऑफिस का रास्ता जो है बिल्कुल सीधी रोड का है, ठीक है, और उसका ऑफिस जो है वो 2.5 किलोमीटर दूर है, यानी कि 2.5 किलोमीटर दूर है। अब वहां पर वो पहुंचती है और 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक वहीं रहती है, और फिर वो वहां से वापस आती है, मतलब वापस चलती है, शुरू करती है, ऑटो में बैठती है, और जो ऑटो है वो 25 किलोमीटर पर आवर यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब हमें इसका, यानी कि इसने जो मोशन किया है इस लेडी ने, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, हम लोग एक ग्राफ तैयार करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो x है वो किलोमीटर्स में ऊपर जा रहा है, यानी कि ये तो पोजीशन के लिए है, यानी कि आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5, 2, 2.5, 3, ठीक है। और इस तरफ जो है वो टाइम भाग रहा है, यानी कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर बजेंगे 10, यहाँ पे 11, यहाँ 12, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से टाइम निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए जब ये यहाँ से चली तो उस समय जो टाइम था वो 9 बज रहे थे, ठीक है, मान लिया। अब 9 बज रहे थे तो इसने 9 बजे चलना शुरू किया और अपने ऑफिस तक गई, और टोटल जो डिस्टेंस इसने तय किया वो 2.5 किलोमीटर का, यानी कि 2.5 किलोमीटर का है। अच्छा ठीक है, अब जो स्पीड उस समय इसकी थी वो थी 5 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। अब हमारे पास स्पीड भी है और इसका डिस्टेंस भी है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि भाई इसने 2.5 किलोमीटर का जो सफर तय किया है उसमें टोटल कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो टाइम टेकन निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर देंगे। तो डिस्टेंस है आपका 2.5 किलोमीटर अपॉन में ये जो आपका 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रख दी, ठीक है। जब आप लोग इसको से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन में 2 आर, यानी कि 9 बजे ये चली और ऑफिस पहुंचते पहुंचते इसको कितना टाइम हो गया, 9:30 बज गए, ठीक है। तो इस ग्राफ में लाइन कुछ इस तरह चलेगी कि भाई 9 बजे ये चली, कुछ आगे 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 बढ़ी और यहाँ पे पहुंची ऑफिस में 2.5 किलोमीटर का सफर तय करके, और उस टाइम पे जो समय हुआ वो 9:30 बज गए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस पॉइंट को हम लोग एक काम करते हैं, ए नाम दे देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ओ ए है, ये जो ग्राफ है ये तब का ग्राफ है जब वो अपने घर से ऑफिस गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9:30 बजे से शाम को 5 बजे तक, यानी कि 9:30 से 5 PM तक वो जो है ऑफिस के अंदर ही रही, ये बात पता है हमें, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब उसके बाद वो है 5 बजे ऑफिस से निकलती है और वापस घर जाती है, लेकिन इस बार वो एक ऑटो में बैठती है, और उस ऑटो की जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब ऑटो भी कितना डिस्टेंस तय करेगा, भाई ऑफिस से घर कितना हुआ, 2.5 किलोमीटर ही तो हुआ। जब घर से ऑफिस 2.5 किलोमीटर है तो ऑफिस से घर भी 2.5 किलोमीटर है, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका टाइम पीरियड, भाई कितनी देर में ये घर पहुंची ऑटो से। भाई जब ये पैदल चल के आई थी तब तो आधा घंटा लग गया, अब ऑटो से बैठी है तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी यानी कि स्पीड रखेंगे, तो 2.5 किलोमीटर अपॉन में इसकी ऑटो की स्पीड कितनी है, आपके ऑटो की स्पीड है तकरीबन 25 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन में 10 आवर, इसको मिनट में चेंज करोगे तो 6 मिनट, यानी कि ऑफिस से घर ये सिर्फ 6 मिनट में पहुंच गई। क्यों? क्योंकि इस बार ये ऑटो में बैठी थी और इसकी जो स्पीड थी वो तकरीबन 5 गुना ज्यादा थी। जब ये चल के आ रही थी तो 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, जब घर गई तो 25 किलोमीटर की स्पीड से घर गई, ठीक है। तो 6 मिनट में ये घर पहुंच गई, तो 6 मिनट में घर पहुंच गई, तो इसके लिए यहां से होगा बी पॉइंट हम लोग मानेंगे यहां पर जब 5 बजे, तो क्या यह होगा, यहां से ये इस पॉइंट से बी से कुछ इस तरीके से आ जाएगी यहां पर अपने घर पे, यानी कि 6 मिनट के अंदर। तो ये जो बी सी जो है, ये जो लाइन है ये हमें दिखा रही है तब का मोशन जब ये ऑफिस से घर आई। तो ये बन जाता है टोटल ग्राफ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इसने किस तरह मोशन किया। भाई 9 बजे पैदल निकली और 9:30 बजे ऑफिस पहुंची, 9:30 से 5 बजे तक ऑफिस में रही और फिर 6 मिनट में दोबारा घर पे पहुंच गई, ठीक है। तो ये बन जाता है इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.4 की, जो कि कुछ इस तरीके से है कि ए ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot the position time graph of his motion. Determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. देखिए बहुत सिंपल है, कहने का मतलब ये है कि एक शराबी है जो कि शराब पी करके 5 स्टेप्स बढ़ता है, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से 5 स्टेप्स आगे चलता है और 3 स्टेप्स जो है वो पीछे ले लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर 5 स्टेप्स आगे चलता है
और फिर 3 स्टेप्स पीछे ले लेता है और इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और जो हर स्टेप वो ले रहा है वो तकरीबन 1 मीटर लंबी है। ठीक है, मतलब एक कदम जो है वो 1 मीटर लंबे लेता है और उस 1 मीटर को तय करने में उसे 1 सेकंड लगता है। ठीक है, तो अब हमें उसके इस मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है और साथ ही ये भी बताना है ग्राफ की मदद से कि ये जो शराबी है ये 13 मीटर कितनी देर में तय कर लेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए, ये जो आदमी है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लगातार आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिवली स्मूथली मोशन कर रहा है। तो अब अगर ये 5 स्टेप्स आगे लेता है और यानी कि 3 स्टेप्स पीछे आ जाता है, तो यानी कि 5 स्टेप्स से आगे लिए मतलब ये 5 मीटर आगे बढ़ा। ठीक है, और 3 पीछे आ गया तो उसमें से 3 घटा दो। ठीक है, तो 2 मीटर पे पहुंचा। कुल मिलाकर के इसने मतलब 8 स्टेप्स लिए और उसमें ये 2 मीटर आगे पहुंचा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा मैथ्स है। ठीक है, तो इसके अंदर इसको टाइम कितना लगा? 8 सेकेंड लगा, क्योंकि एक स्टेप के अंदर इसको 1 सेकेंड लग रहा है, तो इसने टोटल स्टेप्स 8 लिए। भले ये पहुंचा 2 मीटर आगे, लेकिन इसने 8 स्टेप्स लिए। ठीक है, तो एक जो हमारा रिजल्ट है हम लोग बता सकते हैं कि हर 8 सेकेंड में ये 2 मीटर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। इसका मतलब 8 सेकेंड में 2 मीटर, 16 सेकेंड में 4, ठीक है, और 32 सेकेंड में 8 मीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मतलब ये 8 मीटर पे पहुंचा 32 सेकेंड के बाद। ठीक है, अब ये 5 स्टेप्स आगे लेगा और 8 और 5 13 हो जाएगा। ठीक है, और मतलब 5 सेकंड इसके अंदर भी लगेंगे, तो यानी कि 32 और 5 37 सेकंड में ये 13 मीटर पे पहुंच जाएगा। हाँ, इसके बाद ये 3 मीटर पीछे ले लेगा, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि 13वें मीटर में ये कौन से सेकंड में पहुंचा। ठीक है, मैं मानता हूं कि इसको टोटल 13 मीटर सफर तय करने में, वहां पे रुकने में इसको 52 सेकंड रखेंगे। क्यों लगेंगे भाई? हर 8 सेकंड के अंदर 2 मीटर कर रहा है, तो 13 मीटर करने में 52 सेकंड लगेंगे। लेकिन एक बार जरा इस क्वेश्चन को ढंग से समझिए कि ये 8 मीटर इसने तय किया 32 सेकंड के अंदर। उसके बाद ये 5 स्टेप्स और आगे लेगा। 8 और 5 क्या हुए? 13 मीटर हो गए। ठीक है, आप वहीं पे रुक जाइए, इसको वहीं पे रोक दीजिए। ठीक है, तो मतलब ये 13 मीटर पे पहुंचा और इसने टोटल 5 सेकंड और लिया, यानी कि 32 और 5 37 सेकंड, यानी कि 37वें सेकंड में ये 13 मीटर पे पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? आप ये मत देखिए कि इसको टोटल 13 मीटर पे पहुंचना है, तो ये 5 करेगा, फिर 3 पीछे लेगा, फिर 5 करेगा, फिर 3 पीछे लेगा, फिर 5 करेगा, फिर 3 पीछे लेगा। नहीं, ये 8 मीटर पे पहुंचा, उसके बाद ये 5 और चला, यानी कि 13 पे पहुंचा। हमें बस वही नोट करना है कि वहां पर जब ये पहुंचा तो उस समय इसने टोटल कितना टाइम लिया। तो इसका मतलब 37 सेकंड के अंदर इसने टोटल 13 मीटर का सफर तय किया। तो अब इसका जो ग्राफ है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जहां पर ये ऊपर की तरफ डिस्टेंस जा रहा है और इस तरफ टाइम जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि हर 5 सेकंड में 5 मीटर, उसके बाद ये नीचे उतरा 3 स्टेप, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो इस तरीके से ये 8 मीटर तक यहां तक पहुंचा। ठीक है, और 8 मीटर के बाद इसने 5 स्टेप्स और चले, 13 पे पहुंचा, और उस टाइम पे ये टाइम पीरियड है और यही हमें नोट कर लेना है। एक्चुअली क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, स्टूडेंट्स जो है वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल 13 मीटर करना है, मतलब 13 मीटर को तुरंत वहां पे जाकर रुक जाए ये जाके, तो अब हमें टाइम पीरियड जो है कैलकुलेट करना है। जबकि ऐसा नहीं है, हमें बस ये देखना है कि ये 13वें मीटर में कौन से सेकंड में पहुंचा। दैट्स इट। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना है, उसको टाइम देना है, तब जाकर के हमें समझ में आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 3.5 की, जो कि कुछ इस तरीके से है कि ए जेट एयरप्लेन traveling at the speed of 500 km per hour ejects its products of combustion at the speed of 1500 km per hour relative to the jet plane. What is the speed of the latter with respect to an observer on the ground? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिए कि एक एयरप्लेन है जो कि 500 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जो है सफर तय कर रहा है। ठीक है, अब 2 लोग हैं। ठीक है, 2 लोग हम लोग मानते हैं। एक जो है वो इस एयरप्लेन के अंदर बैठा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो एक ग्राउंड के ऊपर है, यानी कि जो ग्राउंड है यानी कि जमीन है उसके ऊपर है। ठीक है, तो अब जो प्लेन है वो मोशन कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो जो प्लेन में बैठा हुआ आदमी है उसको ये नजर आ रहा है कि जो पीछे से गैसेस बाहर निकल रही हैं, ठीक है, जो जलती हैं तब जाकर के प्लेन आगे चलता है, उन गैसेस की जो वेलोसिटी है वो 1500 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यानी कि प्लेन जो है वो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और उसके हिसाब से जो कि प्लेन में बैठा है उसके हिसाब से जो गैसेस पीछे से बाहर निकल रही है वो 1500 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से बाहर निकल रही है।
अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है उसके हिसाब से जो गैसेस बाहर निकल रही हैं उसकी वेलोसिटी क्या है। तो देखिए, द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन यानी कि वीपी क्या होगी, 500 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, अब ये जो 1500 किलोमीटर पर आवर है इसको अपन लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो उस रिलेटिव वेलोसिटी इसलिए हम लोग कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जो कि खुद भी आदमी जो है प्लेन के अंदर बैठा हुआ है, मतलब वो खुद भी मोशन कर रहा है और वो किसी चीज को मोशन करता हुआ देख रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी रिलेटिव हो जाती है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ग्राउंड वाले आदमी के हिसाब से जो वेलोसिटी होगी। तो वी जी यानी कि ग्राउंड वाले हिसाब के आदमी के हिसाब से जो वेलोसिटी होगी, वी जी माइनस वी पी जो प्लेन की वेलोसिटी है, इज इक्वल्स टू में रिलेटिव वेलोसिटी। सिंपल। ठीक है, तो अब चूंकि जो प्लेन है और जो गैसेस है दोनों की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है और वेलोसिटी वेक्टर होती है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वी जी माइनस ब्रैकेट में माइनस 500 किलोमीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 1500 किलोमीटर। ये माइनस इसलिए हम लोगों ने लगाया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब यहां से इसको उस तरफ भेजोगे यानी कि वी जी इज इक्वल्स टू में 1500 किलोमीटर माइनस 500 किलोमीटर इज इक्वल्स टू में निकलेगा 1000 किलोमीटर पर आवर। भाई आप खुद सोच के देखिए कि एक आदमी है जो कि 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले मोशन कर रहा है, ठीक है, और उसको वो गैसेस 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती हुई नजर आ रही हैं, तो 500 तो माइनस करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि 500 तो उसकी खुद की भी है। भाई जब आप लोग किसी ट्रेन में बैठे हुए होते हो और ट्रेन मोशन कर रही होती है, बगल से कोई दूसरी ट्रेन निकलती है तो उसकी स्पीड आपको हमेशा ज़्यादा ही लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपको उसकी वेलोसिटी में से अपनी वेलोसिटी माइनस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको ज़्यादा वेलोसिटी करती हुई नजर आएगी, आपको लगेगा कि वो हमसे ज़्यादा फास्ट चल रही है। ठीक है, यही तो खेल होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो ये हो जाता है पांचवा क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.6 की, जो कि कुछ इस तरीके से है कि ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज बॉट टू द स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार अज्यूम्ड यूनिफॉर्म एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक कार है जो कि 126 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चलती हुई आ रही है। ठीक है, अब जहां पर ये मान लीजिए यहां पर इसकी स्पीड जो है 126 किलोमीटर पर आवर है और यहां से 200 मीटर आगे एक स्टॉप है जहां पर इसको रुकना है। अब यहां पर हमें ये पता लगाना है कि इसका रिटार्डेशन या फिर एक्सेलरेशन दूसरी भाषा में वो कितना होगा कि 200 मीटर तक पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंचते पहुंचते ये 126 किलोमीटर पर आवर से बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाए। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन इसलिए कहा है क्योंकि यहां पर जो एक्सेलरेशन है उससे ये जीरो पे जाएगी। एक एक्सेलरेशन वो होता है जिससे वेलोसिटी बढ़ जाती है और एक एक्सेलरेशन वो होता है जिससे वेलोसिटी घट जाती है। तो जिससे बढ़ रही है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं और जिससे घट रही है उसको रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता लगाना है कि कितना टाइम लगेगा उस एक्सेलरेशन में या फिर रिटार्डेशन में जिससे ये जीरो हो जाएगी। ये 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगी। तो बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले अपन इसको मीटर्स पर सेकंड में बदलेंगे ऐसा यूनिट के हिसाब से। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो होगी 126 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 126 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 3600 सेकेंड्स, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं और एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 35 मीटर्स पर सेकेंड निकल के आएगा, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी वो 35 मीटर्स पर सेकेंड होगी। अच्छा, ये जो डिस्टेंस तय करेगी यहाँ से यहाँ तक वो 200 मीटर का होगा। ठीक है, और यहां पर आकर के रुक जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगी। तो हमारे पास u है, s है और v है। तो हमारे पास जो मोशन की इक्वेशन है उसमें से हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? उसके लिए यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2as। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 35 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल्स टू में 2a मल्टीप्लाई बाय 200। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 3.06 मीटर्स अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ये जो माइनस है ये है रिटार्डेशन। अगर ये प्लस में होता तो ये एक्सेलरेशन हमें स्पीड बढ़ा के देता, समझ रहे हैं, और अब इसने स्पीड को बिल्कुल घटा दिया है, 126 किलोमीटर पर आवर को 0 पे ले आया है। तो ये माइनस साइन जो है हमें यही दिखाता है। अब अगर आप लोगों को यहाँ पे माइनस का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि माइनस के 35 का स्क्वायर किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाना चाहिए, तो याद रखिए यहाँ पे माइनस का स्क्वायर नहीं किया है मैंने।
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ u का यानी कि 35 का स्क्वायर किया है। ठीक है, सिंपल मैथ्स है। तो ये हो जाता है इसका रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन हो जाता है। तो हमारे पास एक की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू थी 0 है ही, u की वैल्यू है ही। अब हमें टाइम निकालना है कि भाई कितना टाइम लगा उसको 0 होने के लिए। तो एक और इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी। ठीक है, तो t की वैल्यू निकालोगे तो v माइनस यू अपॉन में a। v की वैल्यू है आपके पास 0, माइनस u की वैल्यू है 35 अपॉन में a की वैल्यू है माइनस का 3.06। ठीक है, तो माइनस का 35 अपॉन में माइनस का 3.06 डिवाइड करोगे तो 11.4 सेकेंड्स निकल के आएगा। तो मतलब इतने टाइम पीरियड के अंदर इसने अपनी जो वेलोसिटी है वो 126 किलोमीटर पर आवर से 0 कर ली। सिंपल क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 3.7 की, जो कि कुछ इस तरीके से है कि टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction with a height of b. The driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meters per second square if after 50 seconds the guard of B just brushes past the driver of A. What was the original distance between them? बहुत ही अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से समझेंगे कि दो ट्रेन्स हैं A और B। ठीक है, दोनों की जो लंबाई है वो 400 मीटर की है। ठीक है, दोनों के दोनों एक पैरेलल ट्रैक्स के ऊपर चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ही हैं। ठीक है, अब इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 72 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब क्या है, इस टाइम पे ए जो ट्रेन है वो बी से कुछ आगे है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी एक है, दोनों की डायरेक्शन एक है, दोनों की लंबाई एक है, लेकिन जो ए है वो बी से थोड़ी आगे है। अब बी का जो ड्राइवर है वो सोचता है कि मैं इसको ओवरटेक करूं, तो इसलिए वो अपनी ट्रेन को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे लेके जाता है। अगर 50 सेकंड के बाद गार्ड जो है, मतलब बी का जो गार्ड है, बी ट्रेन का जो गार्ड है, वो ड्राइवर ए को दिखता है, मतलब ए के बिल्कुल सामने होता है, तो उन दोनों के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस क्या था शुरुआत में? हमने कहा था ना कि जो ए है वो बी से आगे है, तो उनके बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस कितना होगा, तो वो हमें पता करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी u है या फिर यू ए और यू बी कह लीजिए, वो 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको अपन चेंज करेंगे मीटर्स पर सेकंड में, यानी कि 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में 3600 सेकेंड्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा 20 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकंड है। अब क्या होता है कि जो ड्राइवर बी है, मतलब बी का जो ड्राइवर है, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो दोनों के बीच का अपने को डिस्टेंस निकालना है। तो एक हमारे पास फॉर्मूला था s इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी एक इक्वेशन है, तीनों में से हमें पता है। तो s इज इक्वल्स टू में एस बी इज इक्वल्स टू में u की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू है 50 सेकेंड्स, यानी कि 50 सेकंड के बाद ही वो दोनों आमने सामने हुए, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना लिया उसने, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लिया, मल्टीप्लाई बाय इनके बीच का जो टाइम है वो 50 सेकंड है, तो उनका स्क्वायर कर देंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू में 1000, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 1250। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो 2250 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया उसका बी वाली ट्रेन के लिए, बी वाली ट्रेन का डिस्टेंस हो जाता है। अब उसी 50 सेकंड के अंदर ए जो ट्रेन है, जो पहले से आगे चल रही है, उसने कितना डिस्टेंस तय किया? भाई उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, वो तो उसने तो बिल्कुल चेंज नहीं की, उसने तो कोई एक्सेलरेशन नहीं किया। तो 20 मीटर पर सेकंड है और उसने 50 सेकंड लिए, 50 सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा? s इज इक्वल टू में u मल्टीप्लाई बाय टी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो 1000 मीटर निकलेगा। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि 50 सेकंड के अंदर बी वाली जो ट्रेन है उसने तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या किया है, एक्सेलरेशन कर लिया है। उसकी वजह से उसने 2250 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया, और ये जो है यूनिफॉर्मली चल रही है, तो इसने 1000 मीटर का कर लिया। ठीक है, अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो एस बी माइनस एस ए कर लो, यानी कि 2250 माइनस 1000 इज इक्वल टू में 1250 मीटर। तो दोनों के बीच में शुरुआत में इतना डिफरेंस था। मैंने कहा था ना कि दोनों ट्रेनें, भाई ए आगे चल रही है, बी पीछे चल रही है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1250 मीटर था। सो फ्रेंड्स, ये हैं पहले 7 क्वेश्चन जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर आते हैं।
आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसमें आपको कई सारे कंसेप्ट दिखे होंगे जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस में और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। सो ये है पार्ट 1। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी है, तो हम आगे का पार्ट आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। अगर आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।